दोस्तों, स्वागत है आपका द परमाणु एजुकेशन में। और जो हमारा टारगेट है कि हम आपके सामने प्रीलिम्स से पहले मैक्सिमम क्वेश्चंस डिलीवर करें, उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे 20 जियोग्राफी के क्वेश्चंस पर। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है कि जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, जिसको ISM भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर जो है वो किन किन राज्यों से गुजरता है? क्या उत्तर प्रदेश से गुजरता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये जो चारों राज्य यहाँ दिए गए हैं इन चारों राज्यों से होके गुजरता है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश से भी गुजरता है। आप देखिए यहाँ पर IST को दिखाया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट, उत्तर प्रदेश से गुजर रहा है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। ओके, यहाँ पर जो भारत का मानक समय है वो हम मिर्ज़ापुर के लोकल टाइम को लेते हैं। ठीक है, मिर्ज़ापुर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक चर्चा हमेशा से रहती है चाय बगान टाइमलाइन के बारे में। तो क्या आप चाय बगान टाइमलाइन के बारे में जानते हैं? अगर हाँ तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, एक ये सवाल हो सकता है कि कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो किन किन राज्यों से गुजरती है। एक ये सवाल हो सकता है कि कर्क रेखा और IST जो है दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो छत्तीसगढ़ के कोरिया नामक जगह पे एक दूसरे को काटते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला जो सवाल है, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चरली यानी संरचनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो मेघालय प्लेट्यू जो है वो दक्कन का ही एक्सटेंशन है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। बाद में क्या होता है कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से यहाँ पर एक फॉल्ट या गैप बन जाता है, जिसको कि कई बार गारो राजमहल गैप कहते हैं या मालदा गैप कहते हैं, जो कि बाद में नदियों के शेड से भर जाता है। बांग्लादेश का पूरा इलाका जो है वही गैप है। ओके, नहीं तो पहले ये उसी से जुड़ा हुआ था, उसी का एक्सटेंशन है। स्ट्रक्चरली संरचनात्मक रूप से सेम है। दूसरा है कि जो गैंगेटिक प्लेन्स है ये फॉर्म हुई है इन अ 4 डीप। इसका क्या मतलब है ये आप समझ पा रहे हैं क्या? इस तरीके के टर्म्स अगर आते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो जो इंडो गैंगेटिक बेसिन है ये एक्टिव फोरलैंड बेसिन है और इसका ईस्ट वेस्ट इलोंगेटेड शेप है। ठीक है, यहाँ पर पहाड़ बने उसके बाद जो तेथिस सिंक्लिन था वो भर के यहाँ पर मैदानी भाग बना है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि जो अंडमान निकोबार है ये आराकानियोमा रेंज का एक्सटेंशन है। क्या ये बात है सही? तो देखिए, अगर हम लोग हिमालय को देखते हैं तो हिमालय का आपको शेप मालूम है कि ये जो है धनुषा आकार में है, इस तरीके से है हिमालय। फिर आप देखते हैं कि ये नमचा बरवा है अरुणाचल में, जहाँ पर कि यहाँ टर्न नज़र आता है। इसके बाद हम पूरे हिस्से को इधर कहते हैं पूर्वांचल हिल्स। यहाँ पर जो यह मेघालय प्लेट्यू का भी चर्चा हो रहा था, गारो, खासी, जयंतियान, नागा पटकोई, लुसाई, ये सब हिल्स हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि म्यांमार का जो हिस्सा है वहाँ आराकानियोमा माउंटेन्स हैं। ठीक है, ये भी जान गए। अब उसके बाद ये जो माउंटेन्स हैं पानी में सबमर्ज हो जाते हैं और जहाँ री इमर्ज होते हैं वो पहाड़ के रूप में नहीं, वहाँ पानी में है तो आइलैंड के रूप में जाने जाते हैं। तो ये कहा गया कि अंडमान निकोबार जो है वो आराकान का एक्सटेंशन है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो दिए गए तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। एक बार को आप अपने मैप को भी खोल के इन चीज़ों को देख सकते हैं, बेहतर आइडिया मिलेगा। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इसके आधार पर आपको सही जवाब बताना है। पहला है कि ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयज आर पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब है कि 12मासी, जिस नदी में सालों भर पानी आता हो, जिसको सादा नीरा कहते हैं। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि हिमालयन रिवर्स हिमालयाज रिसीव मच देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। तो देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है, ये बात सही है। लेकिन क्या ये जो असर्शन है उसका ये सही रीजन है कि सालों भर पानी आता है हिमालयी नदियों में? क्यों? क्योंकि उसको साउथ वेस्ट मानसून से बहुत ज़्यादा पानी मिलता है? नहीं,
ये वजह नहीं है। चूंकि ये नदियां ग्लेशिएटिक ओरिजिन से हैं, ये हिमनद से निकल के आ रही हैं, इसलिए इनमें सालों भर पानी होता है। हाँ, ये अलग बात है कि बरसात का पानी सबसे ज़्यादा हिमालय क्षेत्र को साउथ वेस्ट मानसून से ही मिलता है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा आप मानसून को देख लेंगे, रिट्रीटिंग मानसून को देख लेंगे, अक्टूबर हीट क्या होता है और मानसून का मैकेनिज्म क्या है, इससे मिलता जुलता जो भी फेनोमेना है वो देख लीजिएगा। हिमालयन रिवर्स कैसे अलग हैं पेनिनसुलर रिवर से, ये भी देख लीजिएगा। ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो हिमालय में बहने वाली नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, रिवर सिस्टम्स को क्विक रिवीजन के तौर पर देखना है। चौथा है कि इसमें से कौन सा एक प्लांट जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद नहीं करता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके गांठों में ऐसे बैक्टीरिया जो है कॉलोनी बना के रहते हैं और वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बनी रहती है। राइबोजियम फैमिली में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, पल्सेज, ग्राम्स वगैरह में ये होता है। लेकिन ये जो धान है ना, पैडी, ये नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है। बाकी ग्राम, पी, बीन, ये सारे नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को खींच के वो मिट्टी में भर देते हैं। ऐसा धान नहीं करता है, पैडी नहीं करता है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? तो ये एक प्रोसेस है जिसे नाइट्रोजन गैस जो है उसको कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में, और ये नाइट्रोजन साइकिल भी आपको थोड़ा समझना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको मैच कराना है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर ये आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। वैसे तो पंच प्रयाग होता है, 5 प्रयाग बनते हैं। देव प्रयाग देख रहे हैं, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। एक विष्णु प्रयाग जो है इस ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, उसका भी चर्चा कर लेंगे। तो आपको बताना है कि ये जो देव प्रयाग है किन नदियों के बनने से मिलने से बनता है। तो ये जो देव प्रयाग है ये किसके किसके मिलने से बन रहा है? तो हम देखेंगे कि भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से जहाँ मिलती है, यानी डी के साथ 1 आना चाहिए। इसी तरीके से जो ये कर्ण प्रयाग है तो ये किन नदियों के मिलने से बनता है? तो पिंडार नदी जो है जब अलकनंदा से मिलती है। ओके, तो सी के साथ 3 आएगा। नंद प्रयाग किससे बनता है? तो नंदाकिनी नदी जब मिलती है अलकनंदा से। ठीक है, तो यहां पर वैसा ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ठीक है, मंदाकिनी मिलती है जो, वो रुद्र प्रयाग होता है। नंद प्रयाग जो है नंदाकिनी का मिलना होता है जब अलकनंदा से। तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, इस बात को समझना होगा। यहाँ पर मैं आपको करेक्ट दिखा देता हूँ इमेज। ये देखिए, जो धौली गंगा है जब ये अलकनंदा में मिलती है तो विष्णु प्रयाग, अब अलकनंदा में नंदाकिनी नदी मिलती है तो नंद प्रयाग, पिंडार नदी मिलती है तो कर्ण प्रयाग, और जब मंदाकिनी मिलती है तो रुद्र प्रयाग, और जब भागीरथी मिलती है तो देव प्रयाग। ये याद रहना चाहिए। इस क्वेश्चन को जानबूझ के कंफ्यूज किया गया है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है असर्शन कि नर्मदा फॉर्म्स अ डेल्टा एट इट्स माउथ। क्या ये बात सही है? और दूसरा है कि ये एक रिफ्ट वैली से बहती है, ये रीजन है। क्या ये बात सही है? तो देखिए, नर्मदा नदी जो है वो एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी भले ही एक तरीके का डेल्टा होता है, लेकिन काम की बात ये है कि ये जो डेल्टा है वहाँ पर सिल्ट का डिपोजिशन नहीं होता है। कई सारे फैक्टर से नर्मदा बहुत ऊंचाई से गिर रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइड्स आते हैं, उस सेडिमेंट को बहा ले जाते हैं। तो एस्चुरी वो जगह होता है जहाँ पर कि फ्रेश वाटर सलाइन वाटर से मिलता है। लेकिन डेल्टा उस शेप को कहते हैं, ट्रायंगुलर शेप, और जहाँ पर इस तरीके से सेडिमेंट का डिपोजिशन होता है, रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी बनती हैं। ये काम नर्मदा में नहीं होता है। और ये एक भ्रंश घाटी से बहती है विंध्य और सतपुड़ा हिल्स के बीच में, ये एकदम सही बात है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा स्टेटमेंट कि ए जो है वो फॉल्स है और आर ट्रू है, डी। ओके, अगला जो सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा इसमें मिलान सही है? ये घासों के मैदानों के नाम दिए गए हैं, इसमें मिलान आपको सही करना है। क्या नॉर्थ अमेरिका में उन्हें प्रेरी कहते हैं,
दक्षिण अमेरिका में क्या पंपास कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या डाउन्स कहते हैं, और अफ्रीका में क्या वेल्ड कहते हैं। तो देखिए प्रेरी नॉर्थ अमेरिका बिल्कुल सही है। इसी तरीके से पंपास जो है दक्षिण अमेरिका में, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं और सवाना और वेल्ड कहते हैं अफ्रीका में, यानी चारों के चारों मिलान सही है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ई। तो अलग अलग ग्रासलैंड्स के अलग अलग नाम हैं, जैसे स्टेपी कहते हैं, कहाँ कहते हैं ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से वो कौन सा देश है जहाँ से इक्वेटर नहीं गुजरता है, डज नॉट पास? सोमालिया, इक्वेडोर, मालदीव्स, मलेशिया और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या सोमालिया से इक्वेटर गुजरता है? तो हाँ गुजरता है। इक्वेडोर बिल्कुल गुजरता है। मालदीव से, जी हाँ मालदीव से गुजरता है। मलेशिया नहीं, मलेशिया से नहीं गुजरता है। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये मैप की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है और टोटल 13 देश हैं, ये संख्या भी याद रखिए। जैसे कि दक्षिण अमेरिका में इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इसी तरीके से जो अफ्रीका का रीजन है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साओ टोमे और प्रिंसिपे, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया यहाँ से गुजरती है। और एशियाई क्षेत्र में हम देखते हैं तो मालदीव्स हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इसके बाद ओशनिया में किरिबाती हो गया, इन जगहों से इक्वेटर गुजर रहा है। अगला जो सवाल है ये ट्रिकी है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? क्या ये अरावली माउंटेन रेंज में पाए जाएंगे? कभी नहीं पाए जाएंगे, वहाँ तो खुद इतनी ज़्यादा एरिडिटी है। एवरग्रीन कहाँ से पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। तो जिसमें जिसमें ए है उसको तो ऐसे ही हटा दीजिए। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जी पाए जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल पाए जाते हैं, इक्वेटोरियल इन्फ्लुएंस है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में पाए जाते हैं, हाँ बिल्कुल पाए जाते हैं, जम के बारिश होती है इसके वजह से। और वे ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट नहीं, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट पर पाए जाते हैं, ना कि ईस्टर्न घाट पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 and 3 ओनली। ओके, तो ये एक मैप है, इसको देख के आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ पर हमारे यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं। यहाँ पर माउंटेन वेजिटेशन को बताया गया है और यहाँ पर जो डार्क ग्रीन कलर है उससे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को बताया गया है। तो लक्षद्वीप का इलाका हो या फिर अंडमान निकोबार का, ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न साइड है, इन जगहों पर जहाँ बारिश सालाना 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर कौन सा मैचिंग सही नहीं है वो बताना है। मतलब यहाँ पर हाईएस्ट पीक बताना है कि क्या एंडीज का हाईएस्ट पीक जो है माउंट इकांकागुआ है, क्या माउंट काकेकस का हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस है, क्या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है उसका यानी ऑस्ट्रेलिया में उसका हाईएस्ट पीक माउंट कोसिस्को है, क्या रॉकीज का हाईएस्ट पीक माउंट ब्लैंक है, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज माउंटेन है और जो उसका हाईएस्ट पीक है उसको कहते हैं माउंट देनाली। ठीक है, उसका एक और नाम है, मैं वो आपसे चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और वैसे कह लें कि उस चेन में माउंट एल्बर्ट वगैरह है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक असर्शन है, एक रीजनिंग है, इसके आधार पर आपको सही जवाब बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि जो कॉटन सॉइल है डक्कन ट्रैपी का वो ब्लैक कलर का होता है, क्या ये बात सही है? और दूसरा है कि ये ह्यूमस में रीच होते हैं, इस वजह से ब्लैक होते हैं। देखिए, जो ब्लैक सॉइल है इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं, साथ ही साथ इसको रेगुर कहते हैं, सेल्फ प्लॉइंग सॉइल कहते हैं, और ये वोल्केनिक ओरिजिन्स के हैं। ठीक है, यानी इनके बेस में आपको बसाल्ट नजर आता है और ये फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर्स में देखते हैं कमी रहती है इसमें, और ये रिच होता है एल्यूमिना में, आयरन में, लाइम में, मैग्नीशियम कार्बोनेट और पोटास में। यहाँ पर ह्यूमस जो बात कही गई है वो सही नहीं है। तो हम क्या देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट तो सही है और दूसरा गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, इसमें बहुत जल्दी क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और
कॉटन के लिए ये एक बहुत अच्छा सॉइल होता है। क्वेश्चन नंबर 12, मैचिंग करना है। आप समझ जाइए कि यहाँ पर डैम्स के नाम दिए गए हैं और ये किस नदी पर है ये आपको बताना है। मेटूर डैम, अलमाटी डैम, इडुक्की और दुलहस्ती। क्या आप मैच कर सकते हैं? तो देखिए, दुलहस्ती परियोजना वापिस से न्यूज में है। चिनाव नदी भी न्यूज में है, क्योंकि अभी दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, रेल ब्रिज यहाँ पर बन के तैयार हो गया है। तो दुलहस्ती के साथ जो है वो चिनाब जोड़ देना है, डी के साथ 1 होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मेटूर किस पर है? तो ये कावेरी पर है, ए के साथ 3 होना चाहिए, ये एकदम बात तय है। इडुक्की जो है वो पेरियार नदी पर, और बच गया कौन सा? अलमाटी। अलमाटी किस पर है? अब बताना आसान हो जाएगा आपके लिए कि ये कृष्णा नदी पर है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, A3, B4, C2 एंड D1। ये तो एक नमूना है, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इसके लिए आपकी तैयारी ठोस होनी चाहिए। अगला जो सवाल है थोड़ा टफ हो सकता है कि इसमें से किस रॉक सिस्टम में मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं? टर्शियरी सिस्टम, विंध्य सिस्टम, गोंडवाना सिस्टम या धारावाड़ सिस्टम। देखिए, यहाँ पर इस तरीके से चीज़ों में कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। हो सकता है कि इन चीज़ों को आप सही से अपने मैप के अंडरस्टैंडिंग के वजह से जवाब दे दें, या फिर कुछ और भी बात हो सकती है। ठीक है, तो जो धारावाड़ सिस्टम है ये मिनरल में रिच है और ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें हाई ग्रेड आयरन, मैग्नीज, कॉपर, लीड, गोल्ड ये सब मिलता है। विंध्य जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि रेड सैंडस्टोन वगैरह मिलता है, और ये बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह में ज़्यादा है। गोंडवाना वगैरह की जब बात होती है तो आप देखते हैं कि उसमें बहुत सारे कोल के आपको कंस्टिट्यूएंट्स नजर आते हैं। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला मैचिंग वाला सवाल है, आपके लिए बढ़िया बढ़िया सवाल लाया गया है। यहाँ पर एटॉमिक पावर स्टेशंस के नाम दिए गए हैं और वो कहाँ पड़ते हैं ये आपको बताना है। थाल, हो सकता है इस नाम से आपका कोई कनेक्शन ना रहा हो, लेकिन थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट ये सब तो पढ़े हैं। तो थाल समझ आ गया कि महाराष्ट्र का जगह है, तो इस तरीके से भी काम होता है, इसीलिए ये सवाल डाला गया है। अब बताइए कि ये जो मानुगुरु है ये कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। काकरापारा ये कौन नहीं जानता है? तापी नदी के किनारे, ओडिशा, सॉरी गुजरात में, मैं ओडिशा कैसे बोल सकता हूँ। और कैगा जो है वो कर्नाटका। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, A4, B1, C3, D2। इस सवाल से आपको ये सीख लेनी है कि एक मैप डाउनलोड करना है जिसमें सारे के सारे एटॉमिक पावर प्लांट्स का लिस्ट दिया हो, इसी तरीके से थर्मल वाला, हाइड्रो वाला, और उसको अच्छे से याद कर लेना है, अपने जेहन में बैठा लेना है। अगला सवाल है, यहां पर माउंटेन पासेज की मैचिंग करानी है। बमला, जलेपला, मुलिंगला, शिपकिल्ला ये कहां पर है? देखिए, इसमें हो सकता है कि सारे नाम आपको ना मालूम हो, लेकिन मैं ये तो मानता हूं कि आप शिपकिल्ला पास को जानते हैं कि ये हिमाचल में है, और यही इसी पास को पार करके सतलज नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। तो डी के साथ तो 2 का आना तय है। इसी तरीके से जो बुमला पास है ये अरुणाचल में है। ठीक है, जलेपला कहाँ है? तो ये सिक्किम में है, और मुलिंगला ये उत्तराखंड में है। तो करेक्ट मैचिंग क्या हो जाएगा? सही मैचिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक बार मैं आपको मैचिंग दिखा दूं, और उससे ज़्यादा जरूरी है कि इन जगहों को आप मैप पर देख लें। जैसे आप देखिए, ये हिमाचल का क्षेत्र और यहाँ शिपकिल्ला पास को दिखाया गया है। यहाँ पर सिक्किम में आप देख पा रहे हैं जलेपला, ठीक है। ये अरुणाचल में बुमला देख रहे हैं, और यहाँ उत्तराखंड में मुलिंगला देख रहे हैं। मेरा कहना है कि इस तरीके के मैप्स डाउनलोड करिए, ब्लैंक मैप्स को डाउनलोड करिए, वहाँ पर चित्रित करिए और उसको याद कर लीजिए, रट्टा मारो। अगला सवाल ओजोन लेयर से है। ओजोन का जो केमिकल नेम है या फॉर्मूला है वो है O3, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर के किस लेयर में पाया जाता है? जो 20 सवालों की ये सूची है उसमें ये सबसे आसान सवाल है, मैं इसका जवाब भी नहीं दूंगा। चलिए आप ही कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है।
सबसे नीचे क्षोभ लेयर है, उसके बाद जो है स्ट्रेटोस्फीयर है, और यहाँ पर ट्रोपोपॉज और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में आपको ओजोन की परत दिखती है। उसका हाइट चेंज होते रहता है, गर्मियों में हाइट बढ़ जाता है, ठंडे में नीचे आ जाता है। 15 से 35 किलोमीटर के बीच में कहीं लोकेटेड होता है और हमें ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। अगला सवाल बताना है कि इसमें से कौन सी एक गर्म धारा है। ओशन करेंट्स की बात हो रही है, फाकलैंड की करंट, लैब्राडोर, ब्राजीलियन करंट या कैनरी की धारा। तो एक फंडा है, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से जो पोल की तरफ करंट्स जाएंगे वो गर्म होंगे, पोल से जो इक्वेटर के तरफ आएंगे वो ठंडे होंगे। अब आपको समझ आ जाएगा कि ये जो ब्राजीलियन करंट है यही गर्म धारा है। सही जवाब तो ऑप्शन सी है। यहाँ पर एक लिस्ट है और ये मैप उससे भी ज़्यादा जरूरी है। जैसे देखिए रेड कलर से यहाँ पर ब्राजीलियन करंट को दिखाया गया है। रेड मतलब वार्म हो गया और ब्लू मतलब कोल्ड हो रहा है। अब जो मैंने पैटर्न बताया उसको समझिए। जो पोल के तरफ से आ रहा है वो सारा ठंडा है, जो इक्वेटर की तरफ से जा रहा है वो गर्म है। जैसे ये कैनरी ठंडी करंट है, ये कुरोशियो और ओशियो मिलते हैं तो ओशियो जो है ठंडी है, कुरोशियो जो है वो गर्म है। ओके, अगले सवाल पर आते हैं कि ये जो है पनामा इस्थेमस को काट के पनामा नहर बनाया गया था। तो पनामा नहर काम क्या कर रहा है? दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। इस्थेमस का काम होता है दो लैंडमास को जोड़ना, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ रहा था। काट दिया गया, यहाँ नहर बना दिया गया ताकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो सके। तो ये किसको किसको जोड़ने का काम करता है, बता सकते हैं क्या? तो पनामा 82 किलोमीटर लंबा आर्टिफिशियल वाटरवे है जो कि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पैसिफिक ओशंस को कनेक्ट कर रहा है कैरेबियन वाटर्स के साथ। ठीक है, तो ए भी ऑप्शन सही होगा और ये भी सही होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए, ये कैरेबियन सी है, ये पैसिफिक ओशन है, दोनों करेक्ट करे रहा है। और कैरेबियन जो है ये अटलांटिक का पार्ट है, तो दोनों इस तरीके से कहना सही रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात हो रही है, इंटरनेशनल डेडलाइन की। ये किस स्ट्रेट से गुजरता है, किस जल डमरू से? जिब्राल्टर से या मलक्का से या बेरिंग स्ट्रेट से या बॉस्फोरस स्ट्रेट से? दो तरीके का सवाल हो गया। इंटरनेशनल डेडलाइन के बारे में आप कितना जानते हैं? 180 डिग्री देशांतर, टेढ़ा है, सीधा है, किन देशों से होकर गुजरता है, क्यों टेढ़ा है, अगर है तो तिथि कैसे बदलती है, उसके ईस्ट जाने पर क्या होता है, वेस्ट जाने पर क्या होता है, दिन कब जोड़ा जाता है, दिन कब घटाया जाता है, ये हो गया। इस क्वेश्चन का दूसरा एस्पेक्ट है कि जो जिब्राल्टर है, जिसको कहते हैं कि ये हरकुलस का गिफ्ट है, ये कहाँ लोकेटेड है? आपको पता है ये अफ्रीका और यूरोप के बीच में है, मोरक्को के नॉर्थ में है, पोर्टुगल स्पेन जो देश हैं, जो आइबेरियन पेनिनसुला है उसके नीचे है। इसका मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशन से कनेक्शन है। मलक्का कहाँ है, बेरिंग स्ट्रेट कहाँ है, और बॉस्फोरस। अब ये बॉस्फोरस का जब चर्चा हो तो उस पूरे रीजन का बात कर लीजिए कि ब्लैक सी हो गया, यहाँ पर जो पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन सी है, इसके बीच में कौन कौन से स्ट्रेट्स हैं, कर्च क्या है, यहाँ पर क्रीमिया का पेनिनसुला क्या है, हर चीज़, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो ये इंटरनेशनल डेडलाइन बेरिंग स्ट्रेट से होके गुजरता है। तो बेरिंग स्ट्रेट किसको किसको जोड़ता है? तो बेरिंग सी को जोड़ता है चुक्ची सी से, और अलग करता है रसिया को यूएसए से या अलास्का से। ठीक है, तो ये बेरिंग स्ट्रेट है, 180 डिग्री देशांतर जो है यहीं से होके गुजरता है। ओके, और आज का हमारा आखिरी सवाल जो है बड़ा ही मजेदार है कि जो सैडल पीक है, जो कि हाईएस्ट पीक है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का, वो कहाँ लोकेटेड है? उसकी हाइट जो है ना 732 मीटर है, 732 मीटर। इसके चारों तरफ सैडल नेशनल पार्क भी है, तो ये नॉर्दर्न अंडमान पर लोकेटेड है, उत्तरी अंडमान पर लोकेटेड है। ओके, इसका लोकेशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स है और सबसे नॉर्दर्न में आपको सैडल पीक नजर आ रहा है।
इस सवाल से आपको क्या सीख लेना है? अंडमान निकोबार के बारे में आप कितना जानते हैं? कोरल ओरिजिन है, वोल्केनिक है या फिर टेक्टोनिक ओरिजिन का है? कितने आइलैंड्स हैं, कितने हैबिटेबल हैं, वहां पर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क है, क्या उसमें वोल्केनिक पिक्स हैं, अगर हैं तो कौन कौन से, किस तरीके के हैं, एक्टिव है, एक्सटिंक्ट हैं, अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, यहाँ पर डंकन पास है उसका क्या मतलब है, 10 डिग्री चैनल का क्या रोल है, इंदिरा पॉइंट क्या है, इतना कुछ याद रहना चाहिए, मेरा कहने का ये मतलब है। और ये सब तैयारी करिए, फिर हम आगे मिलेंगे, बाकी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।